Alright, so हमने सेकंड लेक्चर में जो हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल जो हमने पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा है, उस चीज़ को हम जो है वो आगे बढ़ाएंगे। और इस दफ़ा जो हमारे पास क्वेश्चन ऑफ मोशन है, अ, उसको हम जो है वो इन जो हमने ब्रैकेट्स की जो 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 टेक्निक है, जो हमने जो सीखी है, तो उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम बेसिकली जो हमें ब्रैकेट्स को जो है यानी कम्यूटेटिव ब्रैकेट्स को जो हमने सॉल्व करना सीखा है, उनको हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। हम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, इनको आप जो है याद रखिएगा और इनको इस्तेमाल करना सीखें। और जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि ये न सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स में ये इस्तेमाल होंगी, बल्कि यही टेक्निक्स जब हम क्वांटम मैकेनिक्स करेंगे वहाँ पर भी ये इस्तेमाल होंगी। और ये बहुत हैंडी किस्म की टेक्निक्स हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं, जो हमें बहुत क्विकली जो है वो कम कैलकुलेशंस करने पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो दे देती हैं। ऑलराइट, सो हमने जो क्वेश्चन 5.37 देखी इससे पहले पिछले लेक्चर में, जस्ट टू रिमाइंड यू, ये 5.37 का हमारे पास क्वेश्चन थी। हमने यहाँ से जो है वो अपना आगाज़ किया था। तो 5.37 जो है वो पिछले लेक्चर में थी, तो वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। एक सेकंड लिखिएगा, कहाँ पे हम पहुँचे हुए थे। ऑलराइट, ये इसमें शायद ये इसमें गलत हवाला दे दिया है। ये बुनियादी तौर पर जो इक्वेशन है तो 37 नहीं है, 5.37 तो दूसरी इक्वेशन है। ये बहरहाल आई डू नॉट नो एग्जैक्टली। ओके, ये 5.42 इक्वेशन जो है मुझे बेसिकली उसकी बात कर रहा है, राइट। ओके, बल्कि हम इसके अलावा और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। हम्म, मुझे और तो कोई ऐसी इक्वेशन नहीं दिखाई दे रही, बट एनीवे, देखिए हमारे पास जो यहाँ फंक्शन है, उसके बजाय हम ऐप लिखने के उसकी जगह पर हम फर्ज करें क्यू जे लिखें। और जो दूसरा फंक्शन है जहाँ पे हम जी लिखते थे, वहाँ उसकी जगह पे हम फर्ज करें हैमिल्टनियन एच लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, क्योंकि जिस तरह हमने ये पढ़ा है इससे पहले भी हमने टेक्निक सीखी है कि ये जो दो जो फंक्शन हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं या वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली यहाँ पर वैसे के वैसे आ जाएंगे। क्यू जे आ गया, एच अपनी जगह आ गया, फिर क्यू जे और फिर एच। लेकिन जब हम इनके डेरिवेटिव्स लेंगे तो एक दफ़ा क्यू का डेरिवेटिव यहाँ पे, ये क्यू जे का डेरिवेटिव क्यू के साथ और एच का डेरिवेटिव पी के साथ है, तो माइनस साइन आ जाता है। फिर ऊपर वाली तरतीब तो एग्जैक्टली वही रहती है जो कि यहाँ पर होती है, लेकिन यहाँ पर ये रिवर्स हो जाता है। फिर दफ़ा क्यू जे का डेरिवेटिव हम पी के साथ लेंगे और एच का डेरिवेटिव जो है वो हम क्यू के साथ लेंगे। ठीक है। तो ये जो बेसिक जो हमारी फॉर एग्जांपल इक्वेशन है, जो ये बेसिक डेफिनेशन इस्तेमाल कर रहा है, वो 5.42 जो हमारे पास इक्वेशन है, ये वो इस्तेमाल कर रहा है। ठीक। अब आपको ये बात मालूम है कि जैसे कि हमने इससे पहले देखा है कि ये वाला हिस्सा तो कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि क्यू जे और पी के दो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं। क्योंकि ये हमारे पास जो क्यू और पी जो है वो जो है इसके फेज स्पेस वेरिएबल्स हैं और जो कि इंडिपेंडेंट हैं। सो दिस पार्ट गोज टू ज़ीरो, तो हमारे पास सिर्फ ये हिस्सा बच रहा है। ठीक है।
और हमें मालूम है कि ये हिस्सा जो है वो क्या है, पार्शल क्यू जे ओवर पार्शल क्यू के टाइम्स पार्शल एच ओवर पार्शल पी के। ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमने पहले किया था, ये हिस्सा जो है इतना हिस्सा, ये बराबर हो जाएगा क्रॉनिकल डेल्टा जे के। ठीक है। और पार्शल एच ओवर पार्शल पी के। ठीक है। और चूंकि हम जे को के बराबर कर रहे हैं, ये इक्वेशन तब्दील हो गई पार्शल एच ओवर पार्शल पी जे। ठीक है। और ये कुछ भी नहीं है, ये वन ऑफ द हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि हम लिख सकते हैं क्यू डॉट जे के बराबर। तो वो इस तरह से ये चीज़ है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। आप देखें कि क्यू डॉट जे का मतलब क्या है कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे फ़र्ज़ करें क्यू डॉट जे मालूम करना है, ठीक है, तो मेरे पास एक तरीका ये है क्यू डॉट जे को मालूम करने का कि मैं उसके करस्पॉन्डिंग जो क्यू है उसका मैं कॉम्यूटेटर ओपन कर लूँ एच के साथ, हैमिल्टोनियन के साथ। तो मुझे क्यू डॉट जे की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह कि अगर मैं पी जे का कम्यूटेटर हैमिल्टोनियन के साथ, मैं अगर पी जे का कम्यूटेटर मैं अगर एच के साथ ओपन करूं, राइट, या मैं उसको सॉल्व करूं, तो मुझे पी डॉट जे मिल जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई भी कम्यूटेटर, राइट, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जो भी चीज़ इधर आ रही है और कॉमा एच, तो उसका यहाँ पे डॉट आ जाएगा। यानी कि जैसे अगर यहाँ क्यू जे है, उसका मैंने कम्यूटेटर एच के साथ खोला तो क्यू डॉट जे आ गया। इसी तरह मैंने यहाँ पे पी जे को कम्यूटेटर मैंने एच के साथ खोला तो मेरे पास पी डॉट जे आ गया। तो जिस तरह ये मेरे पास हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन थी, जो आपको याद होगा, मैं दोबारा आपके सामने लिख रहा हूँ। पार्शल एच बाय पार्शल पार्शल पी जे था, जो कि बराबर था क्यू डॉट जे के। ठीक है। और जो सेकंड कैनोनिकल इक्वेशन थी वो हमारे पास थी पार्शल एच बाय पार्शल क्यू। इसको मैं साफ से लिख दूँ, ये क्या करें, इसमें डॉट नहीं है। पार्शल एच बाय पार्शल क्यू जे वॉज इक्वल टू माइनस सी डॉट जे। ठीक है। तो ये डॉट है, ये ख्याल रखिएगा, ये यहाँ पे डॉट है। तो ये कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारे पास। तो बिल्कुल इसी तरह आप देखें कि इंटरेस्टिंगली हमारे पास ये जो है, आई मीन थाउजेंड ब्रैकेट्स हैं, तो ये ब्रैकेट्स समहाउ इस तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन को जनरेट करा रहे हैं। अगर यानी कि हमने देखा यहाँ पे क्यू के साथ कॉमा एच लगाया, तो वो हमें जो है वो हमें इसके साथ हैमिल्टोनियन के साथ हमें कम्यूटेटर खोला तो उसने पी डॉट जे दे दिया, और पी जे का एच के साथ खोला तो उसने पी डॉट जे दे दिया। ठीक है। तो अब आपको चूँकि आपको मालूम है कि जो जैसे कि आपने एग्जाम्पल 5.3 में किया था, जो हैमिल्टोनियन था, दिस इज रिमेंबर दिस इज नथिंग बट द हैमिल्टोनियन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसका हैमिल्टोनियन ये था। और आपको मालूम है कि उसकी करस्पॉन्डिंग मोमेंटम ये है। आप एज एन एक्सरसाइज, दिस इज योर होमवर्क, राइट, कि आप इसको प्रूफ करें कि एच को आप एच यानी कि आप इसको एक्स जे कॉमा एच को जो एक्सपेंड कराएं, एंड यू विल सी दैट यू विल गेट 1/m पी जे माइनस ई जे, विच इज़ नथिंग बट एक्स डॉट जे, जो कि आप यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इसको उठा के आप उधर ले जाएं, दैट इज़ टू से इफ यू कैन राइट पी आई plus EAI is equals and divided by m. This is nothing but the velocity. और बेहतर है यहाँ पर I लिखा जाए। ठीक है। अगर आप I की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये x है तो x हो जाएगा, ये यहाँ पर x होगा, अगर y है तो y होगा, z है तो z होगा। बिल्कुल इसी तरह आप एक और जो है होमवर्क
के तौर पर देख सकते हैं कि पी जे कॉमा एच दैट शुड गिव यू पी डॉट जे, ठीक है, राइट। तो ये आपको एक और इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली आपको लॉरेंस फोर्स दे देगी, क्योंकि पी डॉट जे बेसिकली क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, जो कि बेसिकली फोर्स है, राइट। तो यहाँ से आपने देखा कि किस तरीके से जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो कम्यूटेटर बोलना हमने सीखा, वो आगे चल के वो जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं या कम्यूटेटर्स हैं, वो इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ लिंक किए जा सकते हैं, राइट। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप बस आपको पर अब ये चीज़ याद रखनी है कि एच कॉमा कम्यूटेटर, यहाँ पर जो भी चीज़ आएगी, ये जो भी ऑपरेटर आपके पास आएगा, वो उसका यहाँ पर जो ऑपरेटर है, चले मैं इसके ऊपर ये नहीं लगाता, तो बाज़ दफ़ा हम लोग ऑपरेटर्स को टिल्डा लगा देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टिल्डा, just to make sure that this is not O or zero, but it is an operator, right? तो इसको चलो मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर जो भी ऑपरेटर आप इस्तेमाल करेंगे, यानी कम्यूटेटर O कॉमा H इज इक्वल टू O डॉट, सो दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो आप अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को इन टर्म्स ऑफ कम्यूटेटर जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये O जो है वो अगर जस्ट कैनोनिकल कोऑर्डिनेट है, जैसे एक्स वाई जेड, तो उसके लिहाज से आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। और अगर ये मोमेंटम है, कैनोनिकल मोमेंटम है, तो वो यहाँ आपके पास फोर्स आ जाएगी। तो you can see the beauty of this interesting commutator brackets, yeah, simply Poisson brackets, right? The Poisson brackets can also give you a force, and in that case, you have to calculate the Poisson brackets Pj with H, that will give you P dot J, and P dot J, you know that this is nothing but the force. So आप देखें कि आपने किस किस तरीके से शुरू में F इक्वल्स टू एम ए लिखना सीखा, फिर उसके बाद आपने लेग्रांजियन इक्वेशन के ज़रिए से आपने फोर्स निकालना सीखी, फिर हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के ज़रिए से फोर्स निकालना सीखी, एंड नाउ दिस इज अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग फोर्स, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द कम्यूटेटर, ठीक। अच्छा, ये एक और आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, वो ये क्या कह रहा है कि कैनोनिकल इनवेरिएंस ऑफ द पॉइसन ब्रैकेट्स, राइट। यानी कि ये आपको ये बता रहा है कि फर्ज करें कि एफ जो है वो फर्ज करें कि इज अ फंक्शन ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स लाइक क्यू पी एंड टी। इसी तरह जी आपके पास अगर फर्ज करें फंक्शन है ओल्ड कोऑर्डिनेट्स का क्यू पी और पी का, ठीक है। अगर फर्ज करें आप ये जो कोऑर्डिनेट जो कि ओल्ड कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, अगर फर्ज करें somehow you will be able to write them for this function f as a function of some new coordinates, like for example capital Q, capital P and T, ठीक है। और बेहतर होगा कि इसमें से हम फिलहाल टाइम को अभी हम निकाल ही दें, क्योंकि टाइम के साथ अगर हम इनवेरियंस चाह रहे हैं तो फिर ये हमें टाइम का फंक्शन यहाँ से हटाना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल हैव अ प्रॉब्लम, क्योंकि फिर टाइम के होते हुए इनवेरियंस रखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हमने टाइम को हमने यहाँ से हटा दिया, तो ये सिर्फ फंक्शन है कैनोनिकल कोऑर्डिनेट क्यू और कैनोनिकल कॉन्जुगेट पी, इन द सेम वे इट विल द फंक्शन ऑफ क्यू एंड पी, यानी कि जी भी फंक्शन है सिर्फ क्यू और पी का। तो फर्ज करें कि अगर हम किसी तरह से इस फंक्शन एफ को और ये फंक्शन जी को फंक्शन बना लें सम न्यू कोऑर्डिनेट कैपिटल क्यू और कैपिटल पी, तो ये जो हमारे पास जो इनके कम्यूटेटर्स हैं, यानी कि जो एफ कॉमा जी का जो हमारे पास कम्यूटेटर है, वो एग्जैक्टली कम्यूटेटर बन सकता है अगर एफ और जी फंक्शन बन जाएं कैपिटल क्यू और कैपिटल पी के, राइट। ये इसका मकसद है। ये आपको थोड़ा सा
बस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको एफ को, ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, या आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप इन दोनों को खोलिए जो कि फंक्शन होंगे स्मॉल पी के, तो वहाँ से फिर आपको इन टर्म्स ऑफ स्मॉल कैपिटल क्यू एंड कैपिटल पी आपको जो है लिखना पड़ेंगे। थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन होगी, बट एट द एंड ऑफ द डे आप ये रिलेशन प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे कि जो कम्यूटेटर ब्रैकेट्स एफ और जी के स्मॉल क्यू स्मॉल पी के लिए होल्ड करते हैं, वही एग्जैक्टली जो है वो कैपिटल क्यू और कैपिटल पी के लिए भी होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, यू जस्ट हैव टू डू सम कैलकुलेशंस। अब जैसे मैंने आपको कहा था पिछली दफ़ा कि अगर हमें ये मालूम करना हो कि कोई ट्रांसफॉर्मेशंस कैनोनिकल हैं या नहीं हैं, तो उसको हम उनको मालूम करने का कि कुछ फास्ट तरीक़े मौजूद हैं, बहुत क्विक तरीक़े मौजूद हैं। तो उसमें से जो तरीक़ा है वो ये है कि अगर हमें कुछ जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस दी हुई हों और हमसे पूछा जाए क्या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने लिखी हुई हैं वो कैनोनिकल हैं या नहीं हैं, तो उनको बहुत क्विकली चेक किया जा सकता है बाय डूइंग और बाय यूजिंग द पॉइसन ब्रैकेट्स। कैसे? मिसाल के तौर पे जैसे ये एग्जांपल है 5.6 जिसमें इसने ये लिखा हुआ है, आप देखिए कि इसने ओल्ड कोऑर्डिनेट्स न्यू कोऑर्डिनेट्स को इनको इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ओल्ड कोऑर्डिनेट्स लिख दिया कि कैपिटल Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट e टू द पावर माइनस क्यू माइनस स्मॉल p स्क्वायर, और स्मॉल p इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ स्मॉल p एंड हेंस स्मॉल q। अब ये देखिए यहाँ पर भी एक टाइपो है, ये स्मॉल p नहीं है, ये शुड बी कैपिटल P। ठीक है, ये ज़रा सा देखिएगा, इसमें इस तरह के टाइपोज हैं। अब आपको ये बात बहुत ऑब्वियस है कि जैसे कि हम इससे पहले देखते रहे कि अगर हम कोई कम्यूटेटर खोलें और उसमें सेम फंक्शन में जैसे क्यू क्यू है, हमें मालूम है कि वो ज़ीरो होगा। इसी तरह हमें मालूम है कि अगर आप पी का कम्यूटेटर खोलें तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें मालूम है कि क्यू पी का कम्यूटेटर इतनी आसानी से ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स हैं एक दूसरे के, जैसे कि हमें मालूम है कि ये हैं, तो वहाँ तो वो बिल्कुल भी जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, बट इट शुड गिव यू वन। वाई ज़रा हम उसको करके देखेंगे, क्योंकि आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ये क्यू आई कॉमा पी जे, ये कम्यूटेटर जो है वो बराबर है आई जे के। अगर आई जे के बराबर है तो वन है, अगर ये आई जे के बराबर नहीं है तो ज़ीरो है। तो हम देखेंगे कि अगर ये कैनोनिकल ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिखी हुई हैं क्यू और पी की, अगर ये कैनोनिकल हैं तो इनका जो पॉइसन ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो जवाब आप देखिएगा कि हमारे पास वन आएगा। ठीक है, और वो क्यों आ रहा है उसकी मैं आपको रीज़न ये बता रहा हूँ। मैथमेटिकल रीज़न ये है कि देखिए, ये अगर ये दोनों एक दूसरे के कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स हैं तो यहाँ पर आई और जे मिलके आपको आपको वन दे देंगे। ठीक है, ये ऐसा ही है कि जैसे मैंने आपके सामने लिखूँ एक्स और पी एक्स लिखूँ, तो ये जवाब आपके पास हमेशा वन आएगा, एंड सो ऑन। अगर यहाँ वाई है तो यहाँ पी वाई इक्वल टू वन होगा, जेड है तो कॉमा पी जेड इक्वल टू वन होगा। लेकिन अगर आप इसके बजाय एक्स की जगह आप पी वाई यहाँ लिख देंगे तो ये चूँकि कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स नहीं है, राइट। एक्स का कैनोनिकल कॉन्जुगेट पी एक्स है और वाई का कैनोनिकल कॉन्जुगेट पी वाई है, तो अगर यहाँ एक्स है यहाँ पी वाई है तो जवाब ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यही वजह है कि अगर ये दोनों कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स हैं तो जवाब वन है, और अगर ये कैनोनिकल कॉन्जुगेट नहीं है तो जवाब ज़ीरो है। तो यही वजह है कि अगर ये क्यू और पी आप कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स हैं तो जवाब आपके पास वन आ जाएगा इस लॉजिक को फॉलो करते हुए, अदरवाइज ज़ीरो होगा, जिसका मतलब है कि क्यू और पी कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स नहीं है। तो अब आपको मालूम है कि जब हम इस इक्वेशन को या ब्रैकेट्स को जो कम्यूटेटर लिखा हुआ है इसको हम खोलेंगे तो पार्शियल क्यू बाय पार्शियल कैपिटल क्यू बाय पार्शियल स्मॉल क्यू और पार्शियल कैपिटल पी बाय बाय स्मॉल पी, पार्शियल स्मॉल पी माइनस, फिर देखिए ये जिस तरह हमें मालूम है कि ये क्यू और पी पहले लिखे हुए हैं, कैपिटल पी तो अभी भी देखें पहले हमने इनको लिखा है, और नीचे जो है वो हम उनकी जो ऑर्डर है
इसको रिवर्स कर दिया। पहले क्यू और स्मॉल पी पहले आया था, अब की दफ़ा स्मॉल पी पहले और स्मॉल पी बाद में, ठीक है। अब इसका मतलब है कि हमें इनके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें पार्शियल क्यू बाय पार्शियल पार्शियल कैपिटल क्यू बाय पार्शियल स्मॉल क्यू कैलकुलेट करना है, और फिर ये कि पार्शियल कैपिटल पी बाय बाय पार्शियल स्मॉल पी कैलकुलेट करना है, फिर पार्शियल क्यू बाय पार्शियल स्मॉल पी कैलकुलेट करना है, और फिर पार्शियल कैपिटल पी बाय पार्शियल क्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। और वो करने के बाद इस तरतीब में हम रख देंगे और उनका डिफरेंस लेंगे तो जवाब 1 आना चाहिए। तो आप करके देखिएगा, ये आपके पास क्यू है जो कि फंक्शन है स्मॉल क्यू और स्मॉल पी का, ये कैपिटल पी है जो कि फंक्शन है स्मॉल पी और कैपिटल क्यू का। तो ये आप कैलकुलेशंस कीजिए, सिंपल हैं, सिर्फ कैलकुलस है इसके अंदर, क्योंकि इसको डेरिवेटिव लेना है। तो आप लीजिए कि पार्शियल क्यू बाय पार्शियल पार्शियल कैपिटल क्यू बाय पार्शियल स्मॉल क्यू आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह पार्शियल क्यू बाय पार्शियल स्मॉल पी जो कि ये वाला हिस्सा है, जो यानी कि आपके पास ये चीज़ यहाँ से आ गई, ये इधर से आ जाएगी, और ये चीज़ इधर यहाँ से आ गई आपके पास। इसी तरह जो हमारे पास ये होंगे पी के से जो हैं पार्शियल कैपिटल पी और पार्शियल स्मॉल पी, ये हमारे पास एक सेकंड लीजिएगा, ये वाला हिस्सा जो है तो ये आ गया, और ये हिस्सा जो है आपके पास ये इधर से आ गया, ठीक है। तो वो उनकी आप वैल्यूज़ रखिए। देखिए पार्शियल कैपिटल क्यू बाय बाय स्मॉल क्यू वो ये है, दिस टाइम्स दिस, राइट। तो ये पूरी चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई टू द पावर क्यू बाय डिवाइडेड बाय ई टू द पावर माइनस टू क्यू और नेगेटिव पी स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप पहले रखिए जो कि ये है माइनस पी के साथ है, लेकिन और नीचे सबके जो है डिनोमिनेटर एक ही तरह के हैं, और ये पार्शियल पी बाय बाय पार्शियल क्यू है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ से आ जाएगी, ठीक। और फिर उसके बाद आपको ज़रा सा अलजबरा करना है, और आप देखिएगा कि आपके पास जवाब जो है वो 1 आ जाएगा। दैट मीन्स कि आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन लिखी गई हैं ऊपर, जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन लिखी गई हैं वो बेसिकली कैनोनिकल हैं। तो जवाब यानी कि हम ये समझें, अगर हमारे पास जो जो दो हमारे पास हमें कैनोनिकल वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, जैसे पी कैपिटल क्यू और कैपिटल पी फॉर एग्जांपल, अगर इनका जवाब 1 आता है, इफ प्लस टू 1, तो दैट विल इम्प्लाइज दैट कि जो ट्रांसफॉर्मेशन लिखी हुई हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशंस आर कैनोनिकल, कैनोनिकल। और अगर ये ज़ीरो है तो वो नॉन कैनोनिकल है, ठीक है। यानी कि वो ट्रांसफॉर्मेशन है जब आप पी और क्यू नए सिस्टम में जा रहे हैं, तो आपको लैग्रेंजियन में या हैमिल्टोनियन में कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्यू और पी की लातादाद फॉर्म लिखी जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही फॉर्म काबिल कबूल होंगी कि जिनका कम्यूटेटर, जिनका क्यू कॉमा पी का कम्यूटेटर जो है वो 1 हो। अदरवाइज वो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो सकती हैं लेकिन कैनोनिकल नहीं होंगी, ठीक है। तो बस ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये ये तरीका है, दिस इज़ द मोस्ट क्विकेस्ट वे टू नो इफ़ द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कैनोनिकल और नॉट। या उसको कम्यूटेटर आप सॉल्व कर लीजिए, वो 1 के बराबर होना चाहिए तो कैनोनिकल होंगे, अदरवाइज वो नॉन कैनोनिकल है, ठीक है। तो अब ये इसका आप समझे एक तरीके का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मैं आपको इसी की चाव की एक दो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको कराऊंगा, जो कि इसी जो हमने ये जो पूरा हमें कम्यूटेटर जो हमने देखे ब्रैकेट्स देखे हैं, इनको इस्तेमाल करके हम एंगुलर मोमेंटम में और लीनियर मोमेंटम में आपस में कुछ रिलेशनशिप हम देखेंगे। उससे पहले ज़रा सा हम बस ये देख लें क्विकली कि किस तरीके से हम थाउजेंड ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करते हुए क्लासिकल मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स में हम
हम मूव कर सकते हैं, राइट। बाकी जो उसके पोस्टुलेट्स हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग all that transition mathematically from classical to quantum mechanics. All right, so uh, अगले सेमेस्टर में आपका वास्ता यकीनी तौर पर क्वांटम मैकेनिक्स के साथ पढ़ेगा, और थोड़ा बहुत वास्ता आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स या मॉडर्न फिजिक्स में आपने देखा होगा। तो ये याद रखिए कि क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी ऑब्जर्वेबल्स हैं जिन्हें आप लेबॉर्ट्री में मेजर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पोजीशन हो, मोमेंटम हो, एनर्जी हो, राइट, एंगुलर मोमेंटम हो, राइट, एंड सो ऑन, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, राइट, इनके लिए, और ये ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेबल्स हैं जिन्हें आप लेबॉर्ट्री में किसी भी सिस्टम के लिए मेजर कर सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में इन तमाम ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ के लिए ऑपरेटर्स हैं, राइट, क्योंकि हम लेबॉर्ट्री में तो किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम उसको मैथमेटिकली तौर पर कैसे मेजर करें। तो क्वांटम मैकेनिक्स में इन तमाम चीज़ों के लिए हम ऑब्जर्वेबल्स जो है इस्तेमाल करते हैं। हर चीज़ के लिए, पोजीशन हो, मोमेंटम हो, एनर्जी हो, एंगुलर मोमेंटम हो, या और भी कोई और चीज़ हो जो कोई फिजिकल हो और फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी हो, हम उसके लिए एक ऑब्जर्वेबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वो ऑब्जर्वेबल इस तरह के होते हैं, अब वो डिफरेंशियल ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, और अक्सर औकात उन ऑपरेटर्स को हम मैट्रिसेस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और आपको पता है कि मैट्रिसेस यूजली कम्यूट नहीं करते, यानी कि अगर आपके पास ए एक ऑब्जर्वेबल है और बी एक ऑब्जर्वेबल है, और वो समहाउ किसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में भी लिखे जा सकते हैं, तो आपको मालूम है कि जब आप उनका कम्यूटेटर ओपन करेंगे, यानी कि ए टाइम्स बी माइनस बी टाइम्स ए, तो वो नॉन ज़ीरो आ सकता है, वो कम्यूट नहीं करते, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो याद रखें कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स से जब हम सॉरी क्लासिकल मैकेनिक्स से जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाते हैं, तो हमारा ट्रांजिशन कुछ इस तरह का होता है कि ये हिस्सा हमारे पास फर्स्ट करने के क्लासिकल मैकेनिक्स का है, और ए और बी अभी क्लासिकल मैकेनिक्स के ऑपरेटर्स हैं या ऑब्जर्वेबल्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पोजीशन, हमने हमने पार्टिकल की पोजीशन लिखी हुई है एक्स, और लेट से पी एक्स, जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये इनका एक्स और पी एक्स का को हमने इन टर्म्स ऑफ से ये जो हमने कम्यूटेटर जो हमने लिखे थे, यहाँ पर ये पी बी बेसिकली रिप्रेजेंट द पॉइजन ब्रैकेट्स जो अभी हमने इस्तेमाल किए हैं। these are called this is PB represent poison brackets, right। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि किस तरीके से हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जो ऑब्जर्वेबल्स लाइक ए एंड बी, ठीक है, जैसे जिनको के आमतौर पे एक्स और पी एक्स हो सकते हैं, वो अगर हम अपने सिस्टम को फॉर एग्जांपल क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में लेके जाने की कोशिश करें, तो मैथमेटिकली क्या होगा कि ये जो इनका ए और बी का जो हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट होगा, ठीक है, उसको ये मोर और लेस सेम रहेंगे, ये स्ट्रक्चर जो है वो कम्यूटेटर का सेम रहेगा, बट वी हैव टू जस्ट डिवाइड इट बाय 1/i h कट, फिर i इज द कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये जो आयोटा होता है, वो पता है कि i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, और एच का दरअसल क्या है, एच ओवर टू पाए, यानी कि दिस इज नथिंग बट एच कट इज एच ओवर टू पाए। एच तो खुद बताते खुद आपको मालूम है कि प्लांक कांस्टेंट है, समटाइम्स एच कट इज कॉल्ड एज द डिराक कांस्टेंट, राइट, क्योंकि डिराक ने सबसे पहले इसको इस्तेमाल इस तरह करना शुरू किया था। तो आप ये बात देखेंगे कि जब हम इस क्यू और पी जे जो हमारे पास फेज स्पेस वेरिएबल्स थे क्लासिकल मैकेनिक्स में, जब भी क्वांटम मैकेनिक्स में लिखे जा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्स पी एक्स, राइट, तो उनका जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो क्लासिकल मैकेनिक्स में तो ये चीज़ जस्ट वन के बराबर हो जाती है। या आपको याद है कि हमने इससे पहले ये लिखा है कि अगर हमारे पास क्यू के और फर्स्ट करेंगे क्यू जे और पी के लिखा हुआ हो, तो इट इज़ जस्ट इक्वल टू जे, आई मीन क्रॉनिकल डेल्टा जे के बराबर है तो वन है, अदरवाइज ज़ीरो है। लेकिन चूंकि अब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर
ये चीज़ ज़रा सी चेंज होगी, ठीक है। और यहाँ पर हम हमें अगर ये अब ये क्यू और जी पी के जो है वो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स हैं। नाउ यू वी आल्सो हैव टू पुट आई एच कट। आई इज द यू नो आयोटा टाइम्स एच कट। और इसकी अभी कुछ और रीजंस हैं कि ये हर्मिशंस, ये ऑपरेटर्स जो हैं वो हर्मिशन ऑपरेटर्स होने चाहिए। और चूंकि हर्मिशन ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होती हैं, तो इस वजह से हमें इनको हर्मिशन बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर आई एच का जो आपने लगाया है उसकी कुछ फिजिकल और मैथमेटिकल उसके रीजंस हैं, ठीक है। वो फिर आप अगले सेमेस्टर में आप देखेंगे। लेकिन ये आई एच कट आने की जो रीज़न है वो मैंने आपको सिंपली वो छोटी सी बता दी कि इनको हमेशा बनाना मकसद होता है जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। तो चूँकि ये चीज़ कोई चीज़ वन के बराबर हो सकती है या क्रॉनिकल डेल्टा के बराबर हो सकती है। यानी कि जब आप इसको शुरू में लिख रहे थे तो आई एच कट नीचे था और क्यू जे इधर है और पी के इधर है, ठीक है। तो आपके पास इकोनॉमिकल डेल्टा जे के है, ठीक है। मैं इसको अगर अभी इसको मैं ज़्यादा यहाँ से अगर रद्द कर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन में लिखी कैसे है, ठीक है। तो ये चीज़ यूँ हो गई, ये चीज़ इसके बराबर जे के बराबर तो वन है, अदरवाइज ज़ीरो है। चूँकि ये इसके बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि वन कैन राइट इट क्यू जे इज इक्वल्स टू पी के और ये कैनोनिकल डेल्टा जे के टाइम्स आई एच कट, ठीक है। अब अगर ये जे के बराबर है, इफ जे इज इक्वल टू के, तो हमारे पास क्यू जे पी जे इज इक्वल टू आई एच कट। तो ये महज इत्तेफाक नहीं है कि जब आप इसको फ़र्ज करें एक्स और पी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, मैं क्यू जे की जगह एक्स लिखूँ और पी एक्स की जगह पे मैं पी जे की जगह पी एक्स लिख दूँ, तो ये जवाब हमारे पास आई एच कट है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे वाई पी वाई कैलकुलेट करेंगे तो ये जवाब आई आई एच कट के बराबर ही रहेगा, क्योंकि एक्स और पी एक्स कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स हैं, वाई और पी वाई कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स हैं। इसी तरह जेड और पी जेड कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स हैं, तो ये आई एच कट के बराबर है, ठीक है। तो ये महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उसकी वजह ये है कि आपको अगर याद हो, ये आई एच कट एक तरह से आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की याद दिलाता है। आपको याद होगा कि डेल्टा एक्स delta px is of the order of h cut by 2। ये canonical conjugates हैं। याद रखें कि ये जो हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखा जाता है वो हमेशा दो कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स के दरमियान लिखा जाता है। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू आई राइट, डेल्टा पी आई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच कट बाई 2। अब ये Q और PI ये कैनोनिकल वेरिएबल्स हैं। दिस Q कैन बी थीटा एंड दिस इज P थीटा, राइट। यानी कि ये डेल्टा एक्स पी एक्स हो सकता है, ये डेल्टा वाई पी वाई हो सकता है, ये डेल्टा जेड पी जेड हो सकता है। इसी तरह ये एंगुलर मोमेंट, ये पी आई आपको पता है कि हम एंगुलर मोमेंटम को भी पी के साथ शो करते रहे। तो फॉर एग्जांपल कि डेल्टा थीटा वन, डेल्टा पी थीटा वन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच कट बाई 2। और आपको याद होगा अभी आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा है कि जिस तरह क्यू और पी आई इकोनॉमिकल कॉन्जुगेट्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह एनर्जी और टाइम जो है वो इकोनॉमिकल कॉन्जुगेट होते हैं। तो आपको याद होगा कि इसी तरह ऐसा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा ई और डेल्टा टी के दरमियान में लिखा जा सकता है। तो याद रखिए कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो हमेशा कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स के दरमियान लिखे जा सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता रहा हूँ कि ये जो कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडिया है। कि अब ये आइडिया वो है कि जो सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स तक नहीं रुकता बल्कि आगे क्वांटम मैकेनिक्स तक जाता है। और जहाँ जहाँ आपको कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स मिलेंगे वो इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समहाउ सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स और ये जो एक तरह से एक्स और पी एक्स को जब आप खोल रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ करके दिखा दूँ कि एक्स और पी एक्स आपने यहाँ पर खोला, राइट। ये किसी आप लोगों ने छोटी क्लासेस में वेव फंक्शन देखे होंगे साई।
तो ये जाके इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। तो पहले पी एक्स है जो साई पे ऑपरेट कर रहा है, माइनस पी एक्स को छोड़ा आपने, अपनी दफ़ा एक्स जाके साई के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो ये जो मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो हमें ये जो कम्यूटेटर है ये हमें इस बात को हमें याद दिला रहा है कि चूँकि जब मोमेंटम इसके ऊपर ऑपरेट हो रही है तो ये इसके आइगन फंक्शन में ये इसके या ये इसका आइगन फंक्शन या इसके आइगन स्टेट में आ जाएगा। और जब एक्स इसके ऊपर पर जब एक्ट करेगा तो वो इसके ऊपर प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि साई जो है वो पी एक्स के की जो आइगन स्टेट में है। एंड सेम इज ट्रू हेयर, क्योंकि जब एक्स इस पे एक्ट करेगा तो वो इसके आइगन स्टेट में होगा, तो पी एक्स पे एक्ट नहीं कर सकेगा। इनमें अनसर्टनिटी रह जाएगी, यानी कि आप साइमल्टेनियसली पार्टिकल की पोजीशन और उसकी मोमेंटम साइमल्टेनियसली, यानी कि जिस जिस डायरेक्शन में आप पोजीशन मालूम कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आप पार्टिकल की लीनियर मोमेंटम साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मालूम नहीं कर सकते। उसमें अनसर्टनिटी रहेगी और वो हमेशा ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच कट है। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि इसका कम्यूटेटर की जगह हमेशा आई आई एच कट होगा, तो आपको इतनी अमाउंट की अनसर्टनिटी हमेशा रहेगी। तो ये जो जब हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो हम करते ये जब हमने सिस्टम से कोई चीज़ कैलकुलेट की तो सिस्टम उस ऑपरेटर की आइगन स्टेट बन जाती है। ठीक है, तो उस आइगन स्टेट पे एक्स फिर हम एक्ट इस तरह से नहीं कर सकते, राइट। वो फिर आप तरीके से देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में कि इस तरह से किस तरीके से आप एक वेव फंक्शन को अगर किसी ऑपरेटर के लगने की वजह से वो किसी खास आइगन स्टेट में चला गया, तो आप उसको एक्स की या आइगन फंक्शन कैसे बना सकते हैं या एक्स के लिए कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये जो कैनोनिकल वेरिएबल्स हैं और ये जो इनके दरमियान जो हम ये ब्रैकेट अलजब ये जो हम कम्यूटेटर्स देख रहे हैं या ये ब्रैकेट्स देख रहे हैं, ये महज इत्तेफाक नहीं है, इनके पीछे बहुत कुछ मौजूद है, बहुत कुछ फिज़िक्स मौजूद है जो कि हमने देखी, और बहुत मैथमेटिक्स मौजूद है जो हमने देखी है। तो ये जो कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स जो हमने हैमिल्टनियन मैकेनिक्स से पढ़ने शुरू किए, ये आपने देखा कि किस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स से ये आइडियाज़ चल के क्वांटम मैकेनिक्स में पहुंचते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में ये आइडियाज़ जो हैं बेसिकली ड्रिवन हैं बाय द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के जो हमारे पास जो कैनोनिकल वेरिएबल्स हैं लाइक डेल्टा ई डेल्टा यानी कि एनर्जी एंड टाइम, ये कैनोनिकल वेरिएबल्स हैं। इसी तरह पोजीशन और मोमेंटम, चाहे वो एक्स और पी एक्स हो या थीटा वन या पी थीटा हो, राइट, पी थीटा वन फॉर एग्जांपल, ये कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स हैं, तो उनका कम्यूटेटर हमेशा आपको आई एच कर देगा। और जो कैनोनिकल कॉन्जुगेट नहीं है, जैसे कि फर्ज करें कि आप एक्स और पी वाई लेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में पोजीशन और वाई डायरेक्शन में मोमेंटम आप एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली मालूम कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे हमने देखा कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स देखिए करने के दो तीन तरीके हैं। ये जो इसने यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी हैं ये हाइजेनबर्ग पिक्चर कहलाती है। हाइजेनबर्ग पिक्चर में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो पोजीशन के साथ बेसिकली टाइम का फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो आप उसमें वेव फंक्शन का एवोल्यूशन देख सकते हैं, और ये एग्जैक्टली आप देखेंगे वही इक्वेशन है जो अभी आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में देखी है, सवाल इसके कि यहाँ पे आई एच कट लगा हुआ है। याद रखिए एक बहुत बड़ा फ़र्क जो क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशंस में होता है वो एच कट का होता है। जहाँ आपको एच कट दिखाई देगा वो क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो ये हाइजेनबर्ग का तरीका क्वांटम मैकेनिक्स सॉल्व करने के, हल करने का, क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन सॉल्व करने का। उसके दूसरी तरफ जो हमारे पास इसको हम बाज़ दफ़ा हाइजेनबर्ग पिक्चर भी कहते हैं कि हाइजेनबर्ग के सिनेरियो में आप क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें वहाँ ऑपरेटर टाइम डिपेंडेंट है और वेव फंक्शन जिस पर वो ऑपरेट हो रहे हैं वो टाइम इंडिपेंडेंट है। जबकि श्रोडिंगर पिक्चर में उल्टा है, श्रोडिंगर पिक्चर में वेव फंक्शन जो होते हैं वो टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं और ऑपरेटर टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं। इन दोनों अप्रोचेस के अलावा भी क्वांटम मैकेनिक्स करने का एक और तरीका है जो फाइनमैन, रिचर्ड फाइनमैन ने दिया था। उसमें क्या होता है कि आप बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि आपके पास अगर फ़र्ज़ करें कि दो पॉइंट हैं, पॉइंट वन और पॉइंट टू,
तो उसमें एक पार्टिकल यहाँ से उठ के यहाँ तक जा तो सकता है, बट इट कैन फॉलो ईच एंड एवरी पाथ साइमल्टेनियसली। तो वहाँ आपको एक किसी सिस्टम का को इवॉल्व या उसका एवोल्यूशन देखने के लिए आपको तमाम पॉसिबल पाथ्स के ऊपर आपको सम करना पड़ता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। और जो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं या क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं, तो फाइनमैन का जो तरीका है क्वांटम मैकेनिक्स करने का या आप कहें क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ने का, वो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको इसका आम नाम है जिसे हम कहते हैं पाथ इंटीग्रल मेथड कहलाता है। पाथ इंटीग्रल, सॉरी, पाथ इंटीग्रल मेथड कहलाता है ये। ठीक है, ये साफ नहीं करके दे रहा है मुझे। इन आई तो मैंने पहले से लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज पाथ इंटीग्रल, पाथ इंटीग्रल मेथड कहलाता है। यानी कि आपको तमाम पॉसिबल पाथ के ऊपर आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, उसके बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, right? So that's how transit. We can transit from classical mechanical system to quantum mechanical system. तो ये जो हमने कम्यूटेटर अलजेब्रा देखा है, ये हमें हेल्प करता है। सॉरी, अलजेब्रा नहीं कह सकते, अभी हम सिर्फ उसको कम्यूटेटर्स कह लें या पॉइजन ब्रैकेट्स कह लें। तो ये जो हमारे पास वो हैं, आई मीन ब्रैकेट्स हैं, पॉइजन ब्रैकेट्स, ये हेल्प करते हैं हमें बहुत ही सिंपल तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करने में, इंटीग्रल ऑफ मोशन कैलकुलेट करने में। ठीक है, और ये कैलकुलेट करने में क्या आया, कोई गिवन ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं है। और फिर उसके साथ साथ फाइनली क्वांटम क्लासिकल सिस्टम से हमें क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में ट्रांजिशन करने में ये पॉइजन ब्रैकेट्स जो हैं वो इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप इन चीज़ों को याद रखेंगे, और जब अगले अगले सेमेस्टर में आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो आपका वास्ता इसी तरह के जो है रिलेशन के साथ पड़ेगा। अब मैं आपको ये करता हूँ कि ये दो प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारी जो किताब है चाव की, उसमें 511 और 512 वो हम सॉल्व करते हैं, और वो मैंने आपके लिए सॉल्व की भी हैं। आप अगर इसकी सारी जो प्रॉब्लम 1 से लेके आप अगर 15 तक देखें, तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जो कुछ हमने कवर किया है वो आप मोर लेस सारी कर सकते हैं। ठीक है, वो एक आध प्रॉब्लम में रिलेटिविटी आ रही है, या एक वो जो फाइव प्रॉब्लम 7 है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, जिसमें उसने गवर्नर वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया है। अदरवाइज़ आप इसकी सारी प्रॉब्लम्स को आप जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं और उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आई वुड इनकरेज यू टू ट्राई एंड डू, आई मीन फ्रॉम 1 to 15। आप चाहें तो रिलेटिविटी से रिलेटेड जो है जो हैमिल्टोनियन लिखने को कहा गया वो आप चाहें तो छोड़ दें, और 7 छोड़ दें। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको 7 वो जो 8 जो प्रॉब्लम है मैं उसको आपको लेग्रांजी लिखना सिखा देता हूँ। एक दफ़ा लेग्रांजी लिखना सीख लें तो आप आपके लिए हैमिल्टोनियन लिखना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो लेट्स ट्राई टू डू प्रॉब्लम लेट्स से 11 एंड 12। ठीक है, ये यूनिट 9 से रिलेटेड हैं। इसमें देखिए कहा ये गया है कि कह रहा है कि determine the Poisson brackets formed from the Cartesian component of the momentum p and the angular momentum which is given as L equals to r cross p। तो पहले में तो हम जो लीनियर मोमेंटम है उससे और एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड जो पॉइजन ब्रैकेट्स के रिलेशन हम मालूम करेंगे। फिर वो 12 में कहता है कि डिटरमाइन द पॉइजन ब्रैकेट्स फॉर्म फ्रॉम द कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। तो जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के जो बन रहे होंगे पॉइजन ब्रैकेट्स वो हम कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट, सो देखें कि
अभी हम जो फॉर एग्जांपल ये जो प्रॉब्लम नंबर लेट्स से कौन सा ये 11 है, चाओ की प्रॉब्लम नंबर 11 है। ठीक है, वो मालूम है जैसे उसने बताया कि एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी है, और इस चीज़ को हम इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं आई जे के एक्स बाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, तो और हमें ये भी मालूम है कि जो एक एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड जेड, सॉरी यहाँ पी आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब आप इस डिटर्मिनेंट को अगर आप गौर से देखें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आयत जे और के, इसका आई जे और के कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो आई इसका एक्स कंपोनेंट या आई कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है कि वाई टाइम्स पी जेड माइनस जेड टाइम्स पी वाई। और इसी तरह आपके पास जे कंपोनेंट आ जाएगा एक्स माइनस पी जेड और देखिए माइनस साइन जेड टाइम्स पी एक्स और प्लस के और एक्स एक्स पी वाई और माइनस वाई पी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी कि ये पूरी चीज़ हमारे पास हो गई एल एक्स कंपोनेंट हो गई, ये पूरी चीज़ हमारे पास एल वाई कंपोनेंट हो गई, और ये पूरी चीज़ हमारे पास जो है वो एल जेड कंपोनेंट हो गई। ठीक है, अच्छा, आपको मालूम है ना कि ये ये चूंकि माइनस साइन आ रहा है तो आप इसको माइनस मल्टीप्लाई करके आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई किया आपने तो यहाँ पे माइनस आ गया तो इसको बाद में लिख दें, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसको आप पहले लिख दें। ठीक है, और आप ये मैंने दोबारा से लिख दिया कि आप कंपेयर किया आपने तो इसको एल एक्स इसके बराबर आ गया, एल वाई इसके बराबर आ गया और एल जेड इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब ज़रा सा हम ये करें कि हमें ज़रा सा हम डेरिवेटिव लेके रखें, और इसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि डेरिवेटिव बनाने का फ़ायदा क्या होगा। कि यहाँ हमने पार्शल एल एक्स बाय पार्शल पी एक्स लिया। ठीक है, एल एक्स ये लिखा हुआ है आपके साथ, तो अब चूंकि ये पी एक्स पर डिपेंड ही नहीं कर रहा तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो है। इसी तरह आप पार्शल एल एक्स बाय पार्शल एक्स लें तो चूंकि ये एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा तो ये ज़ीरो हो गया। ऑन दी अदर एंड आप जब पार्शल एल एक्स बाय पार्शल पी वाई करेंगे तो आपको मालूम है कि यहाँ पर ये पी वाई पर डिपेंड कर रहा है तो यहाँ माइनस जेड आ जाएगा। और जब आप पार्शल एल एक्स बाय पार्शल वाई करेंगे तो चूंकि ये वाई पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर पी जेड आ जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह पार्शल एल एक्स बाय पार्शल पी जेड आपने किया तो चूंकि पी जेड पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे जवाब वाई आ जाएगा। जब आप पार्शल एल एक्स ओवर पार्शल जेड करेंगे तो चूंकि ये जेड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जवाब माइनस पी वाई आ जाएगा। तो इसी तरह आपने एल एक्स के डेरिवेटिव पी एक्स पी वाई और जो है पी जेड के साथ कैलकुलेट किए। इसी तरह आपने एल एक्स के डेरिवेटिव एक्स वाई और जेड के साथ डेरिवेटिव के साथ कैलकुलेट किए, तो यहाँ पर आपके पास ये जवाब आ गए। तो सेम आप जो है वो एल वाई के साथ करेंगे, आप एल वाई के डेरिवेटिव पी एक्स पी वाई पी जेड के साथ लेंगे, और इसी तरह आप एल वाई के डेरिवेटिव एक्स वाई और जेड के साथ लेंगे, और फिर इसी तरह आप एल जेड के डेरिवेटिव पी एक्स पी वाई और पी जेड के साथ लीजिए, और फिर एल जेड के डेरिवेटिव आप एक्स वाई और जेड के साथ लीजिए। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं तो आप देख देखिए ये सारा कुछ कहाँ इस्तेमाल होगा, वो इस्तेमाल होगा यहाँ पे कि जो हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट्स हैं, जैसे कि फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है एफ कॉमा पी जे, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब होगा क्या कि यहाँ पी जे हमारे पास मोमेंटम है और एफ कोई फंक्शन है, और ये एफ एक ऐसा फंक्शन है जो कि फंक्शन है क्यू और पी का फंक्शन। ठीक है, ये है। अब जैसे कि हमने जो इससे पहले चाव में हमने इस्तेमाल किया कि एफ और पी जे यहाँ पर हैं, तो एफ पी जे और एफ और पी जे जो तरतीब यहाँ यहाँ पर लिखी हुई है कम्यूटेटर्स की वही हमने यहाँ लिखी। एक दफ़ा एफ का हमने डेरिवेटिव लिया के क्यू के साथ, और एक दफ़ा पी का डेरिवेटिव लिया के पी के साथ, और फिर हमने इसका रिवर्स किया, ये पार्शल एफ बाय पार्शल पी के किया और पार्शल पी जे बाय पार्शल क्यू के किया। और जैसे कि हमने इससे पहले देखा था कि देखिए ये हिस्सा हमें ज़ीरो दे देगा क्योंकि पी और क्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इट डजेंट मैटर कि जे और के का भले बराबर कर दें, डजेंट मैटर, क्योंकि पी और क्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये तो ज़ीरो हो गया।
इससे वहाँ हमें हमारे पास ये हिस्सा बच रहा है कि पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी के, और यहाँ पर ये चूँकि दोनों सेम वेरिएबल हैं जे और के, हमने अगेन वही किया जो कि हमने इससे पहले किया था कि हम यहाँ इसकी जगह हमने कैनोनिकल डेल्टा रख दिया। ठीक है। या जब हम जे और के को बराबर करना होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि जे और के को बराबर ना करें तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि जब हमने जे और के को बराबर किया, एफ कॉमा पी जे इज इक्वल टू पार्शल एफ बाय पार्शल क्यू जे। ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब ये जर्नल इक्वेशन है। ये हमें क्या बता रही है कि अगर हम किसी फंक्शन एफ का कम्यूटेटर खोलें पी जे के साथ, तो वो हमें क्या देगा, वो सिंपल ये होगा, इसका मतलब है कि हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे, यानी कि जो पी जे का कैनोनिकल कॉन्जुगेट है उसके साथ हम इस फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं। राइट। ये कितनी जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कोई भी फंक्शन यहाँ रखें और उसका कॉम्यूटेटर हम ओपन करें पी जे, यानी कि जो कैनोनिकल मोमेंटम है। राइट। तो वो बराबर होगा कि हम ये कर रहे हों कि हम एफ का, यानी कि ये जो फंक्शन एफ है इसका डेरिवेटिव ले रहे हों इस, ये जो मोमेंटम पी लिखी हुई है इसकी कैनोनिकल कॉन्जुगेट के साथ। राइट। अब ज़रा सा हम इसको खोलें, जो हमने अभी जो सारे डेरिवेटिव्स लिए वो क्यों लिए, तो वो अब आपको पता चलेगा। अब फर्ज करें कि आप इसी इक्वेशन को फॉलो करें। ये इक्वेशन ए है। मैंने एफ की जगह पे एल एक्स लिखा और जे की जगह पे पी एक्स लिखा। ठीक है। ये ख्याल रखिएगा। और एफ एफ मेरे नज़दीक एल एक्स है और पी जे पी एक्स है। ठीक। तो इस फॉर्मूले को देखते हुए मैं कैसे लिख सकता हूँ कि जो एल एक्स है उसका मुझे डेरिवेटिव लेना होगा, और विद रिस्पेक्ट टू वॉट, चूँकि ये पी एक्स ले रहा हूँ तो ये एक्स जो उसका कैनोनिकल कॉन्जुगेट है चूँकि एक्स है, उसके लिहाज से मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। एग्जैक्टली इस इक्वेशन को जो है वो फॉलो करते हुए अब मुझे ये पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो करके देख लीजिए। लेकिन मुझे मालूम है कि ये चूँकि इसके बराबर है और पार्शल एल एक्स बाय पार्शल एक्स मैंने पहले कैलकुलेट किया हुआ है जो कि ज़ीरो के बराबर है। इसका मतलब है कि एल एक्स पी एक्स ज़ीरो के बराबर है। ठीक है। जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। राइट। हमने यहाँ कैलकुलेट किया था कि पार्शल एल एक्स बाय पार्शल एक्स ज़ीरो था। ठीक है। तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो आ गई। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एल एक्स रखूँ और आपकी दफ़ा पी एक्स के बजाय मैं पी वाई रखूँ, तो मेरे मुझे मालूम है क्या करना होगा कि मैं एल एक्स का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, लेकिन किसके लिहाज से, यहाँ पी वाई है जिसका मतलब है कि जो मेरे इसका कैनोनिकल कॉन्जुगेट वाई है उसके लिहाज से मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है। तो ये पूरा कॉम्यूटेटर बराबर हो गया कि मैं सिंगल डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँ, दैट इज पार्शियल एल एक्स बाय पार्शियल वाई, जो कि हमने इससे पहले कैलकुलेट किया है पार्शियल एल एक्स बाय पार्शियल वाई, और वो पी जेड के बराबर है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। ठीक है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि पार्शियल एल एक्स बाय पार्शियल वाई करूँगा तो मेरे पास सिर्फ पी जेड बचेगा। ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पर अब की दफ़ा ये करूँ कि ये जो एल एक्स है, एल एक्स कॉमा पी जो है एल एक्स कॉमा पी जेड करूँ, तो मतलब है कि मुझे एल एक्स का डेरिवेटिव लेना है। किसके लिहाज से ये पी जेड लिखा है, तो इसका जो कैनोनिकल कॉन्जुगेट है यानी कि जेड, जेड के लिहाज से मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है एल एक्स का, और ये हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है। यानी कि पार्शियल एल एक्स बाय पार्शियल जेड, और ये कैलकुलेशन जो हमने इससे पहले की थी वो हमें बता रही है कि पार्शियल एल एक्स बाय पार्शियल जेड बराबर है माइनस पी वाई के। तो वो यहाँ पर आ गई। ठीक है। ये तीनों चीज़ें आई। तो इन द सेम वे आप ये चीज़ें, ये सारे कम्यूटेटर्स जो हैं वो आप, हमने पहले एल एक्स चूज़ किया था, तो अब अपनी दफ़ा आप एल वाई चूज़ कर लीजिए, उसी तरह पी एक्स पी वाई पी जेड करते चले जाइए। फिर अपनी दफ़ा आप एल जेड ले लीजिए और पी एक्स पी वाई पी जेड के साथ आप खुद भी चले जाइए। तो चूँकि ये सब चीज़ें हमने इससे पहले कैलकुलेट की हुई हैं तो आपके पास जवाब आता चला जाएगा। तो ये कितना पावरफुल वे हो गया ऑफ कैलकुलेशन, तो मुझे मेरे पास पी जे लिखा हुआ और साथ में मैं जो भी फंक्शन यहाँ लिखूँगा, ठीक है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द कैनोनिकल कॉन्जुगेट ऑफ दिस मोमेंटम। ठीक है। वो आपके पास ये पूरा कॉम्यूटेटर जो आप पूरा सॉल्व करते हो वो बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज द पॉइसन ब्रैकेट रिलेशन of the angular momentum and the linear momentum.
अब हम ज़रा सा अब की दफ़ा हम ये देखें कि अगर यहाँ पर और यहाँ से आपको क्विकली ये बात पता चल जाएगी कि अगर यहाँ पर आप बजाय एलेक्स रखने के यानी कि एंगुलर मोमेंटम रखने के अगर आप सिंपल पी रख दें जैसे पी आई पी जे रख दें तो ये सब जीरो के बराबर है यानी पी एक्स पी वाई पी जेड पी एक्स ये सारे चूँकि मोमेंटम ही हैं और इनके दरमियान और आपको मैंने आपको रीज़न बता दी क्योंकि इकोनॉमिकल कॉन्जुगेट्स नहीं हैं तो इनका कम्यूटेटर हमेशा ज़ीरो होगा। ठीक है। अब हम आते हैं पॉइजन ब्रैकेट यानी कि जो हमारे पास ये प्रॉब्लम नंबर 13 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12 दिस इज प्रॉब्लम नंबर 12 ऑफ चाओ। ठीक है। उसमें वो आपसे चाह रहा है कि आप क्या कैलकुलेट करें एंगुलर मोमेंटम के के कम्यूटेटर्स हैं वो सॉल्व करें। ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है आपको करना है एल एक्स कॉमा एल वाई कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो उसका तरीकाकार क्या है जैसे कि हमें मालूम है कि जो बेसिक पॉइजन ब्रैकेट की डेफिनेशन है वो क्या है कि अगर आपके पास ये दो फंक्शन रखे हुए हैं एल एक्स एल वाई तो कैसे खुलेंगे पार्शल एल एक्स ओवर पार्शल क्यू के और पार्शल एल वाई ओवर पार्शल पी के। ठीक है। माइनस तो देखिए जैसे एल एक्स एल वाई इस तरकीब के साथ आए तो अभी भी ये एल एक्स एल वाई यहाँ पे आए फिर एल एक्स एल वाई यहाँ पर आए और फिर जो चीज़ तब्दील होती है वो ये क्यू के और पी के का ऑर्डर चेंज होता है तो माइनस आया फिर यहाँ पे पार्शल एल एक्स वाई पार्शल पी के और पार्शल एल वाई बाय पार्शल क्यू के। ठीक है। अच्छा अब ज़रा से हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा याद रहे कि ये एल एक्स एल वाई तो हैं लेकिन यहाँ पे ये सम हो रहा है समेशन का साइन लगा हुआ है के और एक्स सॉरी यहाँ के साथ क्यू के साथ के लगा हुआ है और पी के साथ के लगा हुआ है इसका मतलब हमें इसको खोलना पड़ेगा। तो इसको कैसे खोलेंगे जब हम सबको खोलेंगे तो पार्शल एल एक्स वाई पार्शल यहाँ क्यू के की जगह एक्स आ जाएगा या पी के की जगह पी एक्स आएगा। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पी एक्स और एक्स आ जाएगा फिर इसी इक्वेशन को हमें y के ज़रिए से भी इसके जो है वो लेने पड़ेंगे डेरिवेटिव। ठीक है। इस तरह यहाँ x के लिए y के लिहाज से हमें डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे और फिर हमें z के लिहाज से डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे क्योंकि k रन कर रहा है फ्रॉम 1 to 3 यानी कि x y और z। ठीक है। अच्छा इंटरेस्टिंगली ये पार्शल एल एक्स बाय पार्शल एक्स और पार्शल एल वाई बाय पार्शल पी एक्स ये सारी चीज़ें हमने पहले उसके अंदर कैलकुलेट की हुई हैं। आप यहाँ से आप देख सकते हैं हमने दोनों तरह के डेरिवेटिव दिए हुए हैं कि पार्शल एल एक्स बाय पार्शल पी एक्स यानी कि हमने एंगुलर मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम के साथ भी डेरिवेटिव दिया हुआ है और हमने एंगुलर मोमेंटम का जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और जेड इनके लिहाज से डेरिवेटिव लिए हुए हैं तीनों के यानी कि तीनों कंपोनेंट के एल एक्स एल वाई और एल जेड के और वही हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है। तो आप देखें चूँकि ये पार्शल एल एक्स बाय पार्शल एक्स ज़ीरो है यहाँ पर पार्शल एल एक्स बाय पार्शल पी एक्स ज़ीरो है तो ये पहली पूरी टर्म जो है वो ज़ीरो हो गई। इसी तरह यहाँ पार्शल एल वाई बाय पार्शल पी वाई ज़ीरो है और यहाँ पार्शल एल जेड पार्शल एल एल वाई बाय पार्शल वाई ज़ीरो है तो ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो गई। सो सिर्फ जो चीज़ हमारे पास बच रही है वो सिर्फ ये आखिरी टर्म्स हैं जो कि बच रही हैं। कैसे आप देखेंगे पार्शल एल एक्स बाय पार्शल जेड और पार्शल एल वाई बाय पार्शल पी जेड इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ से देख सकते हैं। पार्शल एल एक्स सॉरी ये पार्शल क्या है ये है पार्शल एल एक्स बाय पार्शल जेड और पार्शल पी वाई बाय पार्शल एक सेकंड कहाँ गया ओके यस। तो ये हमारे पास है पार्शल एल एक्स बाय पार्शल जेड और पार्शल एल वाई बाय पार्शल जेड। ठीक है। इसको ज़रा से हम यहाँ पे जाके देख लेते हैं यहाँ हमने क्या कैलकुलेट किया था। ठीक है। तो पार्शल एल एक्स बाय पार्शल जेड वो क्या था तो ये था पार्शल एल एक्स बाय पार्शल जेड माइनस पी वाई के बराबर था और पार्शल एल वाई बाय पार्शल पी जेड वाई पार्शल एल वाई बाय पार्शल जेड बराबर था माइनस एक्स के। ठीक है।
तो ये दो चीज़ें आ गई और उसके बाद और यही वजह है कि हमने यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये ये नेगेटिव टी वाई आ गया और यहाँ पर नेगेटिव एक्स आ गया। ठीक है, अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ये पार्शल एल एक्स बाय पार्शल पी जेड और पार्शल एल वाई बाय पार्शल जेड, ये हमने ये भी हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये ज़रा जाके देखें, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो पार्शल एल एक्स बाय पार्शल पी जेड, ठीक है, तो वो ये है पार्शल एल एक्स बाय पार्शल पी जेड जो कि वाई के बराबर है। ठीक है, फिर पार्शल एल वाई बाय पार्शल जेड, पार्शल एल वाई बाय पार्शल जेड, वो ये है पार्शल एल वाई बाय पार्शल जेड जो कि पी एक्स के बराबर है। तो वाई पी एक्स, ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई और वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये वाई पी एक्स आ गए। ठीक है, और हमारे पास क्या जवाब आया कि एल एक्स कॉमा एल वाई का एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, जो कि कुछ भी नहीं है सवाए इसके कि जेड कंपोनेंट है। आप जाके देख सकते हैं, यहाँ हमने कंपोनेंट लिखे हुए हैं, देखें एक्स पी वाई माइनस वाई पी जेड, एक्स सॉरी ये एक्स पी वाई और माइनस वाई पी एक्स। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ से कैलकुलेट की है। ठीक है, ये पी एक्स आ गया था, यहाँ से वाई आ गया था, और उससे पहले क्योंकि पहले हमारे पास एक्स और पी वाई आया था और माइनस हमारे पास जो है वो वाई और पी एक्स आ गया। इसका मतलब है कि ये हमारे पास हमने जो कॉम्यूटेटर इसका सॉल्व कर लिया। और ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं कि अगर आप इसको एल एक्स कॉमा एल वाई खोलें तो आपके पास एल जेड आता है, और इसी को आप अगर साइक्लिक कॉम्यूटेशन करें, इसको अब की दफ़ा आप इसको इस तरह करें कि आपके पास यहाँ जेड आया। ठीक है, तो आप उसका एल जेड कॉमा एल वाई करें। ठीक है, क्योंकि सॉरी इसको यूँ खोलें तो बेहतर है। ठीक है, एल जेड सॉरी एल वाई, क्योंकि देखिए हमारे पास एल एक्स है, एल वाई है और एल जेड है। ठीक है, जब बल्कि इसको मैं यूँ लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको याद रहेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जिस तरह आई जे के होता है ना, इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस। और अगले साल आपको पता चलेगा कि ये जो होना इस तरह जो है वो ताज्जुब की बात नहीं है। तो अगर आप इसको इस तरह समझें कि यहाँ एल एक्स लिखा हुआ है, यहाँ आपके पास एल वाई लिखा हुआ है, यहाँ आपके पास फर्ज करें कि एल जेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो एल एक्स एल वाई से आपको एल जेड मिलता है। फिर जब आप एल जेड एल एक्स करते हैं तो आपको एल वाई मिलता है। ठीक है, राइट, क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली एक किस्म के ये साइक्लिक परमुटेशन के अंदर चल रहा है। एल एक्स कॉमा एल वाई गिव्स एल जेड, और जब आप एल वाई कॉमा एल जेड करेंगे तो आपको एल एक्स मिलेगा। ठीक है, एल वाई कॉमा एल जेड एल एक्स मिलेगा, और जब आप एल जेड कॉमा एल एक्स करेंगे तो आपको एल वाई मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, और ये बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम कम्यूटेटर अलजबरा फॉर्म कर रहे हैं। और जब आइंदा जब आप कभी एडवांस फिज़िक्स या इस तरह के रोटेशंस वगैरह कभी आप पढ़ेंगे और एंगुलर मोमेंटम को और डीपली स्टडी करेंगे, उसमें ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। राइट, तो हमने देखा कि ये जो पॉइजन ब्रैकेट्स थे हमारे पास, मैं फिर एक तरह से आपको शॉर्ट समरी दे रहा हूँ कि ये जो हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट्स जो हमने देखे, ये बहुत काम की चीज़ हैं। ये महज जो है वो ये नहीं है कि हमें महज मैथमेटिकल कुछ इंसाइट दे रहे हैं, बल्कि हमने ये देखा कि हम इससे इंटीग्रल ऑफ मोशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, वो किस वक्त
कांस्टेंट ऑफ मोशन बन सकती है। हमने एक चीज़ ये कैलकुलेट की, मालूम की किस तरह ये हो सकता है। फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करना सीखी, ठीक है, इनके ज़रिए से। फिर हमने क्या हुआ कि हमने ये कैलकुलेट करना सीखा कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं है, यानी कि कैनोनिकल कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में हमने मालूम किया कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लिखी हुई हो तो वो कैनोनिकल हैं या नहीं है। तो वो भी हम पॉइसन ब्रैकेट्स को सॉल्व करके मालूम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि सिर्फ यही नहीं, यानी कि ये तीन चार, और चौथा पॉइंट ये है कि दे कैन आल्सो हेल्प अस इन ट्रांजिशन फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, सॉरी, क्लासिकल मैकेनिक्स टू क्वांटम मैकेनिक्स। ये भी हमें हेल्प करते हैं। और फिर ये इस तरह के बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हमें देते हैं, जिनके जिनके के बहुत फार रीचिंग इफेक्ट्स हैं, राइट। तो ये देखिए, मैंने कुछ चीज़ें कर दी हैं, और जैसे मैंने एल एक्स एल वाई के लिए आपको खोल के दिखा दिया एक्सप्लिसिटली, इसी तरह आप ये एल एक्स और एल वाई के लिए एक्सप्लिसिट कैलकुलेशंस करें और एक दफ़ा करके देख लें, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। कभी इम्तिहान में इस तरह की कोई चीज़ आ जाए तो आप इसे कैलकुलेट कर सकेंगे। तो ये वो कैलकुलेशन है कि जिन्हें ज़िंदगी में इंसान को, अगर आप फिज़िक्स में डिग्रीज ले रहे हैं तो एक दफ़ा ज़रूर करके देखना चाहिए। दैट विल रियली गिव यू अ लॉट ऑफ इंसाइट, कि जब बाद में क्वांटम मैकेनिक्स में आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी तो आप ऑलरेडी इस तरह की कैलकुलेशन के साथ वाकिफ होंगे। और राइट, सो हम यहाँ पर अपने इस क्लास को हम ख़त्म करते हैं। और इस यूनिट में मैं जो है बस इतना ही रहूँगा, क्योंकि इससे रिलेटेड और ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी चाओ में नहीं दी हुई हैं। चाओ में मुश्किल से दो प्रॉब्लम्स हैं जो कि इससे रिलेटेड, जो हमने पॉइजन ब्रैकेट्स वगैरह किए हैं, और ये सब सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने की हैं, उससे रिलेटेड दी हुई हैं। तो इसकी जो प्रॉब्लम नंबर 9 है, उसमें इसने दो ट्रांसफॉर्मेशंस दी हुई हैं, जिसको आपको ये साबित करना है वो कैनोनिकल है या नहीं है। तो आपको इसी तरह के पॉइजन ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। और प्रॉब्लम 10 में इसने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो इसने वहाँ पे लिखी हुई थी शुरू में, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, वही उसने यहाँ पे एक तरह से आपको प्रूफ करने के लिए दिए हैं। तो प्लीज़ प्रूफ ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी ऑफ द पॉइजन ब्रैकेट्स। ये आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट देगी इससे रिलेटेड, जो कम्युनिकेटर्स हैं, जो ब्रैकेट्स हैं, इनसे रिलेटेड कैलकुलेशंस को करने में। तो प्लीज़ डू दैट। ऑलराइट। और फिर हम वेडनेसडे को, यानी थर्सडे को हम क्लास हम अरेंज करेंगे। और एक तो हम दो उसमें सेशन कर लेंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इन तमाम टॉपिक से रिलेटेड, वो आप प्लीज़ पूछिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा और इनक्रेज करूँगा कि तमाम इक्वेशन जो हमने आज डिस्कस किए हैं, ईच एंड एवरी इक्वेशन को आप अपने तौर पर ड्राइव करें। जब आप ये कर लेंगे, आई कैन गारंटी यू कि आपको कोई रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। आपके सामने प्रॉब्लम आएगी एंड आई यू कैन सॉल्व इट फ्रॉम एनी बुक, right? All right. Okay, thank you very much. See you in the next class.